हाँ, पता नहीं तो इसमें माचिस की तीली लगा देता। आ गया। चलो तो ठीक। हाँ ठीक। चलो अब सही है। हाँ भैया, कल अपन ने क्या पढ़ा था? है मध्य प्रदेश पुलिस। चलो कोई बताएगा? कुछ कुछ थोड़े थोड़े फैक्ट बता दो यार। कुछ बताते चलो, है ना। जैसे कल अपन ने पढ़ा था मध्य प्रदेश पुलिस, है ना। मध्य प्रदेश पुलिस के बारे में पढ़ा था। तो मध्य प्रदेश पुलिस के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा लिया था भैया? चलिए कौन बताएगा सबसे पहले? बताते चलो। अच्छा, मैं आपसे ये कह रहा था कि कौन कौन से स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने नए नए, खिसका ले बेटा पहले अच्छे से, खिसक जाए तो बता दियो। जो बीच बीच में कर कुर्र किर की आवाज नहीं आनी चाहिए। नहीं आ ऊ ई की आवाज आएगी फिर लट पड़ेंगे तुम में। हाँ नहीं तो मैं आज मैंने इतना लेट पढ़ाना चालू किया 15-20 मिनट, तब तक तुम अपनी टेबलें एवलें खिसका नहीं पा रहे थे। नहीं, जब चालू हो जाएगी क्लास तभी उनको टेबलें खिसकानी है, कहीं कुछ करना है। नालायक। मैं ये कह रहा था जितने भी नए विद्यार्थीगण हैं वो बिल्कुल बेफिक्र रहें कि हम कहां पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं। आप बिल्कुल सही जगह पढ़ रहे हो, किसी के भी चक्कर में मत पड़ना। भैया 2 और 2 4 ही होते हैं, है ना। आप कहीं भी पढ़ें, किसी भी कोचिंग में पढ़ें, ठीक है। आजकल ऑनलाइन का बोलबाला है, अपन लोग ऑनलाइन नहीं आए, ये अपनी गलती है। अपनी संस्था ऑनलाइन नहीं आई, ये अपनी गलती है। लेकिन ऑनलाइन में भी जैसे आप देखते हैं तो लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं उनके यहाँ, ठीक है। बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है, मैं किसी का नाम तो नहीं लूंगा, सब जगह लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं। लाखों में से 100-200 सिलेक्ट होंगे ही, स्वाभाविक सी बात है, ठीक है। तो उसमें आप ऐसी कोई बड़ी भारी अचीवमेंट मत समझा करो। हालांकि देखो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, उनके पास संसाधन ज्यादा है, बड़ी टीम है। यहां तो अपनी टीम है, अपने ही सब कुछ हुए हैं, है ना। लेकिन विश्वास मानिएगा, आप बहुत सही जगह पढ़ने आए हैं। जैसे आप 60-70 पढ़ते हैं तो 60-70 में से 10-20 बच्चे तो लगेंगे ही, पक्की बात है। जब लाख में से 100 बच्चे लगते हैं और 60-70 में से 10-20 लगते हैं तो परसेंटेज किसका ज्यादा है? अपना ज्यादा है ना। हाँ, आप भरोसा रखें क्योंकि नए स्टूडेंट हैं आप। समय खराब होता है सबसे पहले नए स्टूडेंट का कंपटीशन में, ये सबका ही होता है। उसे पता ही नहीं होता जाना कहाँ है। और सब जगह चल रहा है टारगेट बैच, 6 महीने में आपको अधिकारी बनाने का सपना दिखाया जाता है, आपसे फीस वसूली जाती है। और आजकल क्या है, बच्चों से कम फीस लेते हैं, 1400 ले लिए, 1500 ले लिए, 1000, 5000, 6000, 10,000, जिसका जैसा पटे ग्राहक, है ना। ग्राहक समझते हैं वो तो। और फिर आपको टारगेट दे दिया जाता है कि 6 महीने में सब खत्म। नोट्स दे दिए जाते हैं पीडीएफ में बना बना करके। अब आपको समझ में आया हो नहीं आया हो, आपकी बला से आप गए, 6 महीने बाद फिर फीस जमा करिए। तो रोटेशन उनका बिजनेस है, उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है, ठीक है। लेकिन अपने यहां ऐसा नहीं होता है। कोई भी पूछता है काहे की तैयारी करा रहे हैं, हम कहते हैं तैयारी हम किसी पर्पस, किसी एक नौकरी की नहीं करा रहे, हम तो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। जैसे अभी अपन पढ़ा रहे हैं एमपी, मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश आपको उस स्तर का पढ़ा दिया जाएगा कि चाहे आप फिर एमपी पीएससी का प्रीलिम्स का एग्जाम दीजिए, या एसआई का एग्जाम दीजिए, चाहे चपरासी का एग्जाम दीजिए, चाहे कांस्टेबल का एग्जाम दीजिए, चाहे पटवारी का एग्जाम दीजिए, आप जो भी एग्जाम देंगे मध्य प्रदेश स्तर का वो उसमें काम आएगा। जैसे संविधान, अब कई लोग कहते हैं कि भाई ये सीजीएल के लिए पढ़ा रहे हैं, जो इसका बैच, ये उसका बैच। अपने यहाँ ऐसा नहीं होता है। अपन तो सीधा क्या पढ़ाते हैं, अपन पढ़ाते हैं सब्जेक्ट। अब भाई ये तेरा हिसाब किताब है कि तेरे को देना क्या है एग्जाम, तेरा इतना हम दिमाग का स्तर बढ़ा देंगे कि तू अपने हिसाब से पढ़ करके अपने हिसाब से अपने एग्जाम की तैयारी कर लेगा, है ना। बस थोड़ा सा फेथ रखिए। कल हमने आपको पढ़ाया था मध्य प्रदेश पुलिस, जिसके तारीफ में बहुत कसीदे हमने कल गढ़े थे, तो जो अपन ने ऑनलाइन क्लास कल नहीं ली थी। मध्य प्रदेश पुलिस अपन ने कल पढ़ा था, थोड़ी सी चर्चा इसकी करेंगे, बाकी फिर अपना जो आज का टॉपिक है। आज का टॉपिक है आयोग हमको पढ़ने हैं, हमको समझना ज्यादा है, ठीक है। बाकी बेटा देखो समझो एक चीज, लिखा हुआ आजकल इंटरनेट पे भी मिलेगा, नोट्स में मिल जाएगा, यूट्यूब पे भी लोग बाग लिखा ही रहे हैं। जब तक हमको समझ में नहीं आएगा तब तक हमारा नोट्स, इंटरनेट की किताब या किताबें कोई भी काम की नहीं है। जब हमको समझ में आ जाएगा मामला तो फिर हम कोई भी पढ़ते रहें, कुछ भी पढ़ते रहें, हमको सब समझ में आएगा, है ना। तो समझिएगा ज्यादा,
बाकी नोट्स फैक्ट्स की चिंता आपको नहीं करनी है, उसके लिए मैं बैठा हूं, आपको मैं मटेरियल दूंगा, आप तो बस याद करने का काम करें। ठीक, अच्छा, हमने कल मध्य प्रदेश पुलिस के बारे में पढ़ा था, तो हमने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश पुलिस का जो ध्येय वाक्य है वो क्या है? देशभक्ति। देशभक्ति। कल को आप भी पुलिस वाले बन जाएंगे तो फिर आपका ध्येय वाक्य भी क्या होना चाहिए? देशभक्ति, जनसेवा, है ना। पुलिस विभाग जो है वो किसी भी देश के लिए बहुत जरूरी विभाग होता है। आप लोगों की नजरों में ना जाने क्या क्या उनकी मनगढ़ंत चीजें बनी हुई हैं पुलिस विभाग के बारे में, लेकिन थोड़ा सा पुलिस विभाग के लोगों के हिसाब से भी सोचो। है, तनख्वाह मिल रही है उनको वही 30-32-34 हजार रुपए महीना, 24 घंटे की उनकी नौकरी है। कछू हो जाए शहर में, आग लगे, त्योहार आ जाए, बाजार में भीड़ हो जाए, नेतागण आ जाए, कोई हीरो हीरोइन आ जाए, कोई आ जाए, तो सबसे पहले कौन को बुलाया जाता है? तुम्हारे घर में चोरी हो गई, पानी भर गो, पेड़ टूट गो, बिजली के तार टूट गए, कऊ कछू हो गो, छोटे से बड़ी चीज, आप कहां भागते हो? पुलिस की तरफ भागते हो, है ना। तो स्ट्रेस लेवल बहुत हाई होता है। ठीक है, अब वो स्ट्रेस लेवल हाई है, सुविधाएं उतनी है नहीं। ठीक, और 22 में आजकल नेतन के फोन, कहूँ कि जैसे गाड़ी पकड़ ली या कछु अपराध है गए, कहूँ को लड़ गो, या कछु मर्डर है गए, या चोरी है गई, कछु भी, तो बा में नेतन के फोन अलग पहुंच जाएंगे, ए बाकी रिपोर्ट मत लिखियो। तो वो एक अलग स्ट्रेस लेवल। कोई पुलिस वाला बेचारा ईमानदारी से काम करवाऊ चाहे तो बाकरा नहीं मिल देंगे। तू जानते है हमारे पिताजी कौन है, तू जानते हैं मंत्री के आदमी है। एक तो वो झेलो, दूसरा 24 घंटे की नौकरी, कोई छुट्टी तो उनकी फिक्स है नहीं। कछु हो तो किसको याद किया जाता है? पुलिस को। स्ट्रेस लेवल हाई, कोई वैसी कोई बेसिक उनके लिए कोई बेसिक परमानेंट कोई सुविधा नहीं है, जैसे हमारे सैनिकों को होती है। जो सेना के जवान जो हैं उनको थोड़ी बहुत जो सुविधाएं हैं जो मिलनी चाहिए वो मिलती भी हैं। अगर ऐसी जिस दिन पुलिस वालों के लिए हो जाए, जैसे कैंटीन गार्ड की सुविधा हो गई, मेडिकल सुविधा हो गई, है ना, अगर इस प्रकार की सुविधाएं हो जाएंगी तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर पुलिस विभाग में अगर कोई भ्रष्टाचार फैलाए तो वो कुछ हद तक कैसा हो जाएगा? कम। एक तो नौकरी उनकी कोई छुट्टी और ना कुछ नहीं, जब भी बुलाओ पुलिस। सबसे पहले अपन कहां भागते हैं? पुलिस के पास है। और फिर उन्हीं की इज्जत नहीं कर रहे, उनको जाने क्या उल्टा पुल्टा सीधा, तो वो कहते हैं अब जब कुछ है ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं है तो क्या करें, अब आ जाओ। फिर वो गाड़ी रुकती है, चालन कटता है, फिर फोन लगते हैं। तो पुलिस विभाग में सुधार की बहुत जरूरत है और होना भी चाहिए। तो अपन कल मध्य प्रदेश पुलिस के बारे में पढ़ रहे थे, तो जिसमें मैंने आपको बताया था राष्ट्रभक्ति, क्या था? देशभक्ति, जनसेवा। फिर मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश पुलिस 1956 में 5 आईजी रेंज में विभक्त थी, जिसमें पहले जो थे कौन थे? बीजी घाटे साहब। उसके बाद डीजीपी का पद बनाया गया 1982 में। बीपी दुबे को अपन ने क्या बनाया? महानिदेशक। वर्तमान समय में मकवाना साहब जो हैं वो अपने मध्य प्रदेश के डीजीपी हैं। इतनी सी बात है, कल हम पढ़ चुके थे। 15 डीआईजी रेंज हैं और 11 आईजी रेंज हैं। ठीक, ये कल हम लोग पढ़ चुके थे। हमने कल आपको यह भी बताया था कि कहां पर हमारा जवाहरलाल नेहरू पुलिस एकेडमी है, और भौरी में, भोपाल में हमारी एक पुलिस एकेडमी है, और एक अपना इंदौर में केएफ रुस्तम पुलिस एकेडमी है। ठीक, कल हम पढ़ चुके थे। कर्मचारी पुलिस कर्मचारी वाहन ट्रेनिंग सेंटर कहां पर है? कल हमने बताया था आपको, रीवा में है। फॉरेंसिक लैब अपनी कहां पर है? फिंगरप्रिंट फॉरेंसिक लैब अपनी सागर में है। ये कल हम लोग पढ़ चुके हैं। हमने आपको यह भी बताया था कि ये मध्य प्रदेश का एक गांव जो 100% अपराध मुक्त है, बैतूल का झीरी। अब है क्या? अब है क्या? जैसे महानिदेशक कल हमने आपको पढ़ाया था, पुलिस विभाग का अपन ने टॉपिक कल पढ़ा था, तो उसमें हमने आपको लिस्ट नहीं बताई कि कौन कौन से लोग जो हैं वो मध्य प्रदेश में अभी तक डीजीपी के पद तक पहुंचे हैं। तो एक बार आप वो लिस्ट देख लेना। एक नाम है आशा गोपालन, मध्य प्रदेश की पहली महिला आईपीएस आशा गोपालन। इनका नाम याद रखना, आईपीएस। ठीक, तो इनके बारे में यह कहा जाता है कि मध्य प्रदेश की पहली महिला आईपीएस जो है वो कौन है? आशा गोपालन। क्लियर है क्या? याद रहेगा, रटने की चीजें हैं। समझा तो कल हमने आपको दिया ही था। आपको कल हमने ये भी बताया था कि आरक्षक, प्रधान आरक्षक वगैरह ये सब हमने कल फैक्ट बताए थे। ठीक है, और एसपी साहब जो होते हैं वो जिले के पुलिस विभाग के कौन होते हैं? मुखिया होते हैं, जिनको अपन बोलते हैं क्या? पुलिस अधीक्षक। कल हमने आपको यह भी बताया था कि मध्य प्रदेश के
मध्य प्रदेश के कितने जिलों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली प्रारंभ की गई? कितने में? 2। कौन कौन से बताए थे आप लोगों को? है ये कल हमने आपको बताया था। देखो भैया मैं भी आकर के सीधा आपको पढ़ाना स्टार्ट कर सकता हूं, है ना, लेकिन मुद्दा भाई उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, क्योंकि आप में से कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कोई रिवीजन नहीं किया होगा, मुझे पता है, और आप में से कई सारे बच्चे ऐसे, अब मैं रिवीजन करा रहा हूं तो आपको कॉल मतलब दिमाग में वो छप जाएंगे, है ना। तो जैसे कल हमने आपको ये बताया था कि मध्य प्रदेश में जिला पुलिस के अलावा एक विशेष सशस्त्र बल भी होता है, क्या कहते हैं उसको? SAF। कब बना था? 1968 में। ट्रेनिंग कहां पर होती है उनकी? जबलपुर में है। 26 कंपनी बटालियन काम कर रही हैं, जिनमें से एक अपने ग्वालियर में भी है। ग्वालियर से अपन कंपू से जाते हैं मां शीतला के लिए, पैदल पैदल जाते हैं तो वहां वो मिलता है SAF ग्राउंड, ठीक। तो और हमने कल ये भी बताया था कि होमगार्ड भी होते हैं। कल हमने जेल के बारे में भी देखा था कि 11 केंद्रीय जेल है, फिर जिला जेल है, उपजेल है और ऐसी जेल की व्यवस्था है। हमने आपको ये भी बताया था कि शासकीय रेलवे पुलिस है, जिसको हम GRP कहते हैं, और जिसका हेडक्वार्टर जो है कहां पर है? भोपाल में। कितने सेक्शन में विभक्त है? 3 सेक्शन में, भोपाल, इंदौर और जबलपुर। क्लियर है? पुलिस कमिश्नर प्रणाली जो है वो 2021 में शायद स्टार्ट की गई थी मध्य प्रदेश में। इंदौर में और भोपाल में पुलिस कमिश्नर होते हैं, ग्वालियर में अभी नहीं होते। अब आपको ये थोड़ा सोचना चाहिए कि सर ये पुलिस कमिश्नर प्रणाली जैसे लागू कर दिया तो क्या अलग हो गया? क्या हो गया अलग? पुलिस को अब कैसे काम करेगी? पुलिस क्या अब गाड़ी के ऊपर बैठ के काम करेगी? क्या करेगी ऐसो कि अब जब पुलिस कमिश्नर प्रणाली अगर भोपाल में और इंदौर में लागू हो गई तो अलग क्या होगा? बिन की ड्रेस चेंज हो गई कि का बात है? कछु तो अलग हुई। जैसे अपने यहाँ पे पुलिस कमिश्नर प्रणाली नहीं है, अपने यहाँ पर SP साहब, SSP साहब वगैरह ये सब होते हैं, अपने यहाँ पुलिस कमिश्नर नहीं होता। जैसे इंदौर के जो पुलिस कमिश्नर है वर्तमान समय में वो है संतोष कुमार सिंह, और भोपाल में भी पुलिस कमिश्नर साहब है कौन? हरि नारायण चारी जी, ठीक। ये दोनों पुलिस कमिश्नर हैं। तो स्पेशल क्या होता है? स्पेशल कुछ नहीं होता बेटा। पुलिस कमिश्नर के पास जहां पर पुलिस कमिश्नरी प्रणाली है वहां पर पुलिस के पास कुछ हद तक कुछ है ना, कुछ हद तक न्यायिक पावर भी आ जाती है, थोड़ी सी जुडिशरी पावर, थोड़ी सी, कुछ निर्णय लेने की शक्तियां ज्यादा आ जाती हैं। किसके पास? कमिश्नर के पास। आ रही है बात समझ में? थोड़ी सी पुलिस कैसी हो जाती है? और पावरफुल हो जाती है, ठीक है। जब थोड़ी सी पुलिस और पावरफुल होगी तो वो काम करने में थोड़ा सा और निष्पक्षता बरतेगी, ऐसा कुछ होता है। तो ग्वालियर में तो अभी हाल फिलहाल में नहीं है, इंदौर में और कहां पर है? भोपाल में है। क्लियर है? कल हमने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश का ISO प्रमाणित जो थाना है पहला कौन सा? देवास। सही है मामला, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का जो एजेंडा है रट लेना बेटा, रट लेना, पर्याप्त मात्रा में कल मैंने आपको लिखा दिया था, है ना। बाकी जो DGP की जो लिस्ट है वो आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा, तो उसमें से आप उसको पढ़ लेना एक एक बार, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का जो एजेंडा है, 2 एजेंडे हैं अपने पास आज के। एक एजेंडा है अपन को आयोग पढ़ रहे हैं, और दूसरा एजेंडा है कि मध्य प्रदेश का स्थानीय स्वशासन पढ़ना है। क्या पढ़ना है अपन को? मध्य प्रदेश का स्थानीय स्वशासन। तो आज का जो एजेंडा है वो है आयोगों का आयोग, और दूसरा एजेंडा है स्थानीय स्वशासन को पढ़ना। स्थानीय स्वशासन मतलब पंचायत और नगर निगम, ये अपन को 2 चीजें पढ़नी है। पहले अपन स्टार्ट करते हैं आयोग से पढ़ना। समझेंगे ज्यादा, फैक्ट लिखेंगे कम, क्योंकि फैक्ट फिर मैं आपको भेज दूंगा, ठीक। अभी मैं एक साथ आपको लिखा दूंगा, या मैं PDF बना करके इधर ले आऊं और पूरे डाटा का पूरा एकदम लिस्ट बना लाऊं, ठीक। तो फिर आपका दिमाग जो है वो कंफ्यूज हो जाएगा, उसको जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन दिखेगी वो रटने की कोशिश करेगा, तो जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो भी नहीं रह पाएगी दिमाग में, और जो थोड़ी सी कम इंपॉर्टेंट है वो भी नहीं रह पाएगी, क्योंकि जब दिमाग के सामने ज्यादा चीजें आती हैं तो वो कंफ्यूज हो जाता है, नहीं हो जाता? शादियों का मौसम चल रहा है, खाना खावे जाते हो, पातल है, पत्तल है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एक सब्जी 2 सब्जी ज्यादा से ज्यादा, रायतो या दही बड़ा और रसगुल्ला या बर्फी, बस भी खा पी के अपन निकल आए। वहां में गए, वैसे तो बुफे कहते हैं, अपने यहां कहते बफर। वहां गए,
वहां लगी चाट पकौड़ी, मंचूरियन मंचूरियन, मिठाई लगी है 6-6 10-10 तरह की। सो ना तो तुम वहां मिठाई खाओगे, ना वो पूरी खा पाओगे, दिमाग कंफ्यूज हो जाता है, जो खा लो जो खा लो, पता नहीं कल मिली नहीं मिली है। तो तुम ना रोटी खा पाते ना चाट पकौड़ी, और पेट फिर कहते यार पेट नहीं भरो, तब तुम्हारा दिमाग ही कंफ्यूजन हो गया। तो इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा कम बताता हूं, इधर पे समझाता ज्यादा हूं, फिर आपको मैटर ज्यादा भेजता हूं कि पहले तुम ठीक ठाक खा लो जिससे तुम्हारी भूख थोड़ी सी मिटे, बाके बाद टिकियां फिकियां और ये सब तो फिर तुम चपेट ही दोगे। नहीं आ रही बात समझ में? हाँ आ गई, तो आना ही चाहिए। देखें बेटा, आयोग की बात करते हैं, पहले समझेंगे फिर उसके बाद अपन अपने हिसाब से लिखेंगे। आप अपने हिसाब से नोट्स बनाइए, ठीक, बाकी किताबी नोट्स तो मैं आपको भेज ही देता हूं। देखिए भारत में या किन्हीं भी राज्यों में अपन भारत और स्टेट दोनों को साथ में लेके चलेंगे, ठीक, जिससे फायदा यह होगा कि जब आपको हम संविधान पढ़ाएंगे तो आपको उसमें सारी बातें समझ में आएंगी कि भारत, अच्छा सर ने आयोग पढ़ाए तो थे, अब ये इंडिया लेवल का है और ये मध्य प्रदेश लेवल का या उत्तर, जो भी स्टेट आप पढ़ रहे हैं उस स्टेट में काम आ जाएगा। जैसे भारत में आयोगों की व्यवस्था की गई है। आयोग मतलब अपन समझ है, पीएचडी अपन को नहीं करनी है, अपन को तो केवल एग्जाम में क्या करना है, टिक, अपना लिखने वाला एग्जाम तो है नहीं कि अपन को डिस्क्रिप्शन देना है उसका। आयोग एक तरह से ऐसे समझिए, कुछ लोगों का एक कमेटी होती है, ऐसे समझो। अब उसमें 2 लोग हो सकते हैं, एक व्यक्ति भी हो सकता है, एक व्यक्ति भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, कितने भी लोगों का एक कमेटी टाइप है। इतनी समझ में आई? आयोग बनाता कौन है? तो आप कहोगे सर सरकार बनाती है। कौन बनाती है? सारा काम किसका है? सरकार का। अब सरकार 2 तरह से आयोग बना सकती है, 2 या 3 तरह से। अच्छा, एक आयोग तो वो कि संविधान में लिखा है कि बनाना पड़ेगा। एक आयोग सरकार कानून पास करके बना सकती है, और एक आयोग सरकार ना संविधान में उसका उल्लेख है ना कानून पास किया, वो अपने आदेश के अनुसार बना सकती है कि आदेश दिया सरकार ने और एक आयोग बना दिया। या सरकार को किसी मुद्दे पर सलाह लेनी है, सलाह लेनी है कि क्या किया जाए बताओ, तो उस मुद्दे पर वो आयोग बना सकता है। ऐसे अपन कह सकते हैं कि सर आयोग जो है वो 3-4 तरह से हो सकते हैं। एक तो जो संविधान में दिए ही हैं तो वो तो आपको बनाने पड़ेंगे, संविधान में जिसका उल्लेख है वो तो आपको करना पड़ेगा। तो जो संविधान में जिनका उल्लेख है उसे कहते हैं संवैधानिक आयोग, कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन। क्या कहते हैं बेटा? कॉन्स्टिट्यूशन। जिसका संविधान में उल्लेख है वो कैसे आयोग है? जिसका संविधान में है। कैसे है? संविधान। जिसका संविधान में उल्लेख है वो आयोग कैसे है? हाँ। अच्छा, जिनको कानून पास करके कि संसद ने या विधानसभा ने देखो मैं बोलूं संसद तो कौन सा आयोग होगा? देश स्तर का। संसद काय में काम करती है? पूरे देश में। मैं बोलूं विधानसभा तो विधानसभा मतलब उस पर्टिकुलर राज्य। कानून कहां बनते हैं? स्टेट लेवल के विधानसभा में और सेंट्रल लेवल के संसद में, 2 ही जगह तो बनते हैं कानून, ठीक। ऐसे आयोग, सुनना पीछे, हां, ऐसे आयोग जिनको सरकार ने कानून पास किया पहले उसको बनाने के लिए, फिर आयोग बनाया, तो वो आयोग कहलाते हैं सांविधिक आयोग। कौन से? सांविधिक आयोग। सुनते चल रहे हैं? और अगर सरकार ऐसी आदेश वादेश दे रही है तो वो भी सरकार का ही है, वो भी, इनको भी वैधानिक सांविधिक ऐसी आयोग बोला जाता है। लेकिन कानून पास करके, और सबसे ज्यादा यह पूछा जाता है कि संवैधानिक आयोग और सांविधिक आयोग, कि अगर कोई भी आयोग सरकार ने कानून पास करके बनाए जिसका संविधान में उल्लेख नहीं है, संविधान में उल्लेख नहीं है। जैसे उदाहरण देकर मैं अगर आपको बताऊं तो उदाहरण ये कि जैसे आप सुनते हैं निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग का दूसरा नाम क्या है? चुनाव आयोग है। अब चुनाव आयोग का उल्लेख संविधान में है कि नहीं है? संविधान में है कि नहीं है? जैसे वित्त आयोग, जैसे कौन सा आयोग? वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन। अब जैसे अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, और अब तो ओबीसी आयोग।
इनका उल्लेख भी कायम है संविधान में। तो ये सारे आयोग कैसे आयोग हो गए? कई बार तो बेटा वो 4 ऑप्शन दे देता है, ऊपर पूछ लेता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा आयोग संवैधानिक है या कौन सा आयोग संवैधानिक नहीं है। ये आयोग स्टेट लेवल पर भी बनते हैं और सेंट्रल लेवल पर भी बनते हैं। सुनते चलना ध्यान से, जहां समझ में नहीं आए वहां अपन तो है ही अभी तक तो है। संविधान के द्वारा अगर कोई आयोग बन रहा है, किसके द्वारा? अगर संविधान में उसका उल्लेख है और वह कमीशन बन रहा है, अगर स्टेट लेवल पे बन रहा है तो पूरा पूरा चांस है, पूरा पूरा, कि उसकी नियुक्ति राज्यपाल कर देगा, उसके अध्यक्ष अध्यक्षों की नियुक्ति। और अगर सेंट्रल लेवल का संवैधानिक आयोग बन रहा है, ऐसा आयोग जिसका उल्लेख संविधान में हो, ऐसा आयोग जिसके बारे में जानकारियां काय में दी गई हो, प्रॉपर लिखा हो, जैसे और भी हैं, जैसे संघ लोक सेवा आयोग, सुना है क्या? सुना है। संघ लोक सेवा आयोग जिसको अपन कहते हैं क्या? राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग जिसको बोल देते हैं स्टेट पीएससी। ये सब संविधान में उल्लेख है और संविधान में है तो वो आयोग क्या कहलाएगा? और पूरा पूरा चांस है कि अगर संविधान में जो आयोग उल्लेखित है स्टेट लेवल का है तो उसके मेंबर और उसके सदस्यों और अध्यक्ष का जो नियुक्ति है वो राज्यपाल के द्वारा होगी। और अगर सेंट्रल लेवल का आयोग है तो उसके अध्यक्ष और मेंबर्स की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होगी। किसकी सलाह पर? मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर। क्लियर है क्या? अब तुम कहोगे सर चलो ये तो ठीक समझ में आ गया, इसको बताओ इसका क्या हिसाब किताब है? तो इसका हिसाब किताब भी सीधा सीधा है कि इसका हिसाब किताब ये है कि सरकार कानून पास करती है किसी भी मेन मुद्दे पर, जैसे आयोग बनाना है जिसका संविधान में उल्लेख नहीं, संविधान में उसका कोई उल्लेख नहीं है, कानून बना दिया उसने और कानून पास कर दिया और उस कानून में आयोग की व्यवस्था है। जैसे बढ़िया उदाहरण देंगे तो तुमको समझ में आएगा। जैसे महिला आयोग, वुमेन कमीशन, सुनते चलना। अब ये वुमेन कमीशन राष्ट्रीय स्तर का भी होता है और राज्य लेवल का भी होता है, ठीक। अब जैसे वुमेन कमीशन है, इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। जैसे मानवाधिकार आयोग है, मानवाधिकार, इसको समझ लो, यहां से और अच्छे समझ में आएगा। मानवाधिकार आयोग, भैया क्या नाम है आयोग का? अच्छा, एक चीज तो तुम्हारे दिमाग में घुस रही होगी कि जो भी आयोग है वो किसी ना किसी एक विषय पर हैं, कि जैसे निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग, तो इसका काम क्या होगा? है चुनाव कराना। हमें अपनी बहू बेटियों की सीसीटीवी फुटेज साझा करनी चाहिए क्या? अभी निर्वाचन आयोग के जो मुखिया हैं उनसे विपक्ष ने कहा कि हमको ऐसा लग रहा है कि चुनाव बेईमानी से हुआ है, तो उन्होंने कहा कि जो सीसीटीवी फुटेज है जहां चुनाव डलता है, वोट डलता है, वो दुनिया के सामने आप पब्लिक कर दो अगर बेईमानी नहीं करी है तो ज्ञानेश्वर कुमार जो हैं वो अभी मुख्य चुनाव आयुक्त हैं भारत के, तो वो कह रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज साझा करनी चाहिए। अरे तो वहां कोई डांस थोड़ी कर रहा है कि भाई नहीं कर सकते, साझा कर दो, तो उन्होंने मना कर दिया। तो ऐसा चल रहा है अभी विवाद, निर्वाचन आयोग अभी चर्चा में चल रहा। तो जैसे चुनाव आयोग का काम क्या है? चुनाव कराना, लिस्ट तैयार करना, नकली वोट असली वोटों को छांटना, कैसे वोट होगा, ये सब नियम काम सब किसके काम है? निर्वाचन आयोग। वित्त आयोग, फाइनेंस, तो ये कैसे रिलेटेड काम करता होगा? फाइनेंस से रिलेटेड। अनुसूचित जाति आयोग, तो अनुसूचित जाति का जो आयोग है वो किसके लिए काम करता होगा? एससी कैटेगरी की जो जातियां हैं उनके लिए, कि भाई कहां अपराध हो रहा है उनके बारे में, उनको कौन सी सुविधा दी जाए, उनके लिए कैसी योजना निकाली जाए, क्या किया जाए, कैसे किया जाए, जो सरकार को सलाह देता है। तो मैं ये समझा रहा हूं कि जो आयोग बनते हैं वो किसी ना किसी विषय पर बनते हैं। जैसे मैंने कहा कि महिला आयोग, तो भैया महिला आयोग की जरूरत क्यों पड़ी? कि भाई महिलाओं के खिलाफ यदि कहीं अत्याचार हो रहा है, कहीं कुछ योजना लानी है जिससे महिलाएं और ज्यादा तरक्की करें, थोड़ा उनका शिक्षा दीक्षा बढ़े, उनका स्वास्थ्य बढ़े, उनका एम्पावरमेंट हो,
इन सब के लिए। अब मैंने कहा कि मानव अधिकार आयोग, तो मानव अधिकार आयोग क्या काम करता होगा कि कहीं मानवों के अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा, और मानव के अधिकार को कैसे संरक्षित रखा जाए, कैसे बचा के रखा जाए। कहीं भारत के किसी शहर में, किसी गांव में ऐसा तो नहीं हो रहा कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा हो। अब ह्यूमन राइट्स मतलब क्या? ऐसे अधिकार, ऐसे अधिकार, ऐसे अधिकार जो मानव को अपने जन्म के साथ ही मिल जाते हैं प्राकृतिक रूप से, उन अधिकारों को मानवाधिकार कहते हैं। भारत में क्या वोट डालने का अधिकार मानवाधिकार है? मैं पूछ रहा हूं तुमसे, है कि नहीं? मैं कह रहा हूं भारत में वोट डालने का अधिकार मानवाधिकार है क्या? बताओ बेटा, क्या लगता है आपको? हाँ सर, बताओ बेटा, आप बताओ। हाँ, तो आप ये कहोगे कि सर वोट डालने का अधिकार भारत में मानवाधिकार तो नहीं है, लेकिन कानूनी अधिकार है। मानव अधिकार का वो मानव अधिकार मतलब ऐसा अधिकार, वो कानूनी अधिकार है कि जब आप 18 के होंगे तब मिलेगा, उससे पहले तो क्या, उससे पहले तुम मानव नहीं हो। मानव अधिकार मतलब वो सारे मानव अधिकार जो आपको जन्म के साथ प्राकृतिक रूप से मिल गए, और संविधान में मानव अधिकारों का उल्लेख बहुत बढ़िया से किया गया है, जिसको अपन मूल अधिकार कहते हैं। संविधान में दिया गया है, संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 12 से है 14 से 36 मानव अधिकार, मूल अधिकार, उनके बारे में बताया गया है, तो जिसमें आपके सारे अधिकार बताए गए। आपका अधिकार है स्वच्छ हवा का, यह अधिकार है आपका, और सरकार की जिम्मेवारी है कि वो आपको वो अधिकार प्रोवाइड कराए। नहीं आ रही बात समझ में? तो ये उन अधिकारों को संरक्षित रखने के लिए, उनके बचाव के लिए, कि कहीं उनका कोई नुकसान तो नहीं हो रहा, कोई परेशान तो नहीं हो रहा, उसके लिए बना रखा है अपन ने क्या? मानव अधिकार आयोग। यह बना है कानून के बाद। पहले कानून आया, कानून में उल्लेख था कि एक नेशनल लेवल का अधिकार आयोग होना चाहिए, एक स्टेट लेवल का होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया ना कि जितने भी आयोग कानून के माध्यम से बने होंगे वो कौन से आयोग कहलाएंगे। जैसे एक और उदाहरण देता हूं, बाल अधिकार, बाल अधिकार संरक्षण आयोग। तो बाल, अरे जे बाल नहीं कि सर इनके संरक्षण के लिए भी आयोग बनाया जाए भारत में। बहुत तेजी से झड़ रहे हैं सर, हाँ बहुत तेजी से झड़ाव चल रहा है सर, हम तो परेशान हो गए दवाई खा खा के है। तो बाल संरक्षण, ये बाल नहीं, बाल मतलब बाल गोपाल, छोटे छोटे बच्चे। तो जो बच्चे हैं उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए आयोग बना है। वो यह देखेगा कि देश में बच्चों के जो अधिकार हैं उनको कैसे संजो के रखा जाए, उनको कोई नुकसान ना हो, उनके अधिकारों का हनन ना हो, उन सब के लिए काम करता है कौन सा आयोग? बाल अधिकार संरक्षण आयोग। बाल अधिकार संरक्षण आयोग भी एक कानून के बाद बना है। तो जो भी आयोग कानून पास करके फिर बनाए गए हैं, कि या किसी कानून में उसका उल्लेख है, कानून के माध्यम से बने हैं, वो सभी आयोग कौन से आयोग कहलाते हैं? सांविधिक आयोग। सरकार कुछ कुछ टेम्परेरी आयोग भी बनाती है। ये दो हो गए, संवैधानिक हो गया, एक कानून के माध्यम से हो गया। सरकार कभी कभी किन्हीं किन्हीं मुद्दे पर सलाह मशवरा करने के लिए अलग अलग विषयों पर कमेटी आयोग का गठन करती है। जैसे मान लीजिए, कैसे उदाहरण दें तुमको, बढ़िया सा उदाहरण देते हैं। जैसे जब हमारा देश आजाद हुआ, आजाद हुआ ना देश, किनसे आजाद हुआ? अंग्रेजों से। अंग्रेजों से अपन को आजादी मिली क्या उनको अपन से आजादी मिली? अंग्रेजों से अपन को आजादी मिली। 47 में आजाद हो गए, हुए ना 47 में आजाद। इसके बाद देश बनाने की बात आ गई कि देश कैसे बनेगा, क्योंकि हमारे यहां तो कौन होते थे? राजा रजवाड़े, हाथी पे चलते थे, घोड़े पे चलते थे, आज जलवा रहता था उनका। उनने जो कह दिया वही होता था। उनने कह दी जाए फांसी दे दो फांसी, सोचो मती, जे मत पूछो कि जाने करो क्या है। तो ऐसी होता था राज शासन। तो अधिकारी मंत्री वही बनते थे जो
पहले से ही बनते चले आ रहे हैं, शाही खून होता था। आजाद हुए, आजादी के बाद जिन लोगों ने आजादी में बहुत बड़ा योगदान दिया, चाहे सरदार पटेल हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे गांधी हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस, तो आजादी से पहले ही शहीद हो गए थे। लेकिन उन्होंने जिस पर्पज से देश को आजाद कराना था, तो इन सब ने डिसाइड किया कि देश में होगा अब क्या, लोकतंत्र, राजशाही नहीं होगी। सुनते चलना। तो सबको ये लगा कि भैया अब कैसे चलेगा मामला। उनने कहा राज्य होंगे, राज्य के सीएम वगैरह होंगे और सब कुछ अपन तो राज्य के हिसाब से चलेगा, जनता वोट देगी, जिसको वोट देगी वो शासन करेगा, वो नियम बनाएगा। तो कई लोगों ने कहा कि हमें भी राज्य बना दो, हमें भी राज्य बना दो। ऐसे कितने राज्य बना दें? जैसे वर्तमान समय में भारत देश में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित राज्य हैं और संविधान बनाने की प्रोसेस अपन ने चालू कर दी थी। पहले संविधान भी बन रहा है, देश भी आजाद हो गया साथ साथ। उन्होंने कहा कि जब तक संविधान बन रहा है तब तक कैसे शासन चलाएं, तो राज्य बनाते जा रहे थे। तो कई लोगों ने कहा कि हमें भी राज्य बना दो, हमें भी राज्य बना दो। तो सबसे पहले जो डिमांड आ रही थी वो कह रहे थे कि भाषा के आधार पर राज्य बना दो। किसके आधार पर बेटा? अब भाषा तो अपने यहां कितने बोली जा रही है, मैं मरो जा रहा हूं आदमी भाषा के चक्कर में। वे कह रहे मराठी बोल, वो कह रहे कन्नड़ बोल। अपने मध्य प्रदेश वाले चिल्ले कि तू तो कछु भी बोलत रहे। और अपने मध्य प्रदेश में, खासकर ग्वालियर चंबल में, कोई अगर दूसरी भाषा का आदमी मिल जाता है, मराठी या मारवाड़ी या भोजपुरी या कन्नड़, तो अगर वो हिंदी में बात कर रहा है तो अपन उससे कहते हैं कि भैया मराठी बात कर यार, मजा आ रहा है। अपन तो नहीं कहते कि भैया तू हमारी ब्रज की खड़ी बोली में बात कर। अपन तो ना कह रहे कि तू हमारी भाषा में बोल। अपन तो सीधी सीधी, अपन तो और मजा आ रहा हो कि भैया तू तो अपनी भोजपुरी बोल, हमें तो बड़ा अच्छा लग रहा हो। अपन तो इस मामले में तो अपन भाई टॉप में पूरे इंडिया। अपन नहीं लड़ते फालतू की चीजों में भाई, नहीं नहीं नहीं, नक्को नक्को नक्को। अगर कोई हैदराबादी मिल गया तो अपन तो भाई बोलते हैं यार जैसे हैदराबादी, थोड़ी मेरे को सिखा दे, है ना। लेकिन अभी तुम देख रहे हो भाषा के आधार पर कितना गंद फैला रखा है लोगों ने, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, कूट रहे हैं। तो ये सिस्टम जो है वो 47 में भाषा के आधार पर डिमांड हुई कि हमको राज्य बनाओ। मैं एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं आपको। तो सरकार को तो नहीं पता ना कि बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। तो सरकार ने क्या किया? सरकार ने एक व्यक्ति, इलाहाबाद के रिटायर्ड जज थे एस के धर, उनकी अध्यक्षता में एक आयोग बना दिया और उनसे कहा कि तुम जांच करो कि क्या भाषा के आधार पर राज्य बनाए कि नहीं बनाए। समझ रहे हो? तो धर आयोग ने कह दिया कि मत बनाओ, कि तुमने एक बना दो तो फिर बहुत सारी भाषाएं बोली जा रही हैं, सभी कहेंगे अमूह बनाओ, अमूह बनाओ, अमूह बनाओ। तो सरकार ने देखी भी इनकी रिपोर्ट, मैंने कही चलो ठीक है करते हैं कछु। तो कहने का अर्थ यह है कि सरकार अलग अलग विषयों पर सलाह लेने के लिए कमेटी और आयोग की गठन करती रहती है समय समय पर। लेकिन जब वो इस तरह के आयोग बनाती है, सुनना आराम से, जब वह इस तरह के आयोग बनाती है तो सरकार के ऊपर होता है कि वह उसकी सिफारिशों को माने या ना माने, या माने तो कितना माने। यह अंतर है, सुनते चलना ध्यान से, थोड़ा सा अंतर है कि अगर सरकार ने किसी विषय पर राय लेने के लिए कोई आयोग बनाया कि भैया आयोग बनाओ कि देश में बेरोजगारी कैसे घटेगी, आयोग बना दिया, अध्यक्ष बना दिया मेरे को, ठीक, मैंने अपनी सिफारिशें दे दी कि सब ने 10-10 लाख रुपया बांट दो, 15-15 लाख जो तुमने वादा किया था कि सब में बेरोजगारी घट जाएगी। मैंने, मेरी अध्यक्षता में आयोग बनाया सरकार ने सलाह लेने के लिए कि बताओ कैसे घटेगी बेरोजगारी। तो हमने कहा 15-15 लाख बांट दो। अब तो 15-15 45 लाख हो गए हिसाब किताब, लेकिन तुम 15-15 बांट दो। अब सरकार के पास रिपोर्ट पहुंचेगी, सरकार देखेगी क्या करना चाहिए, करें कि नहीं करें। तब ये सरकार के ऊपर डिसीजन है कि कितने निर्णय वो मान रही है और कितने निर्णय वो नहीं मान रही। और कहो तो कि तुम्हारी रिपोर्ट है, ऐसे करके वो कचरा के डिब्बा में फेंक दे। लेकिन वे किन आयोग के साथ करते हैं ऐसा कि जो आयोग उन्होंने किसी विशेष विषय पर सलाह लेने के लिए बनाए गए होंगे। लेकिन अगर संवैधानिक आयोग ने कोई सलाह मशवरा दिया है तो लगभग चांस ये है कि उसको मानना, और यदि उसने एक आध डिसीजन नहीं माना, मान लो, तो उसे प्रॉपर आंसर करना पड़ेगा संसद में कि हम जा वजह से तुम्हारी ये वाली बात नहीं मान पा रहे, मजबूर हैं। नहीं आ रही बात समझ में? तो ऐसे करके आयोग होते हैं बेटा। कछुने का तो बनो होगा तुम कॉन्सेप्ट कि सरकार दो तरह से आयोग बनाती है मोटा माटी तौर पे। एक तो संविधान में है तो वो तो बनेंगे ही है, और कुछ कानून पास करके बना देती है कि भाई कानून बना दो, फिर उसके बाद अंदर उस कानून में आयोग की व्यवस्था की गई है। बहुत सारे आयोग हैं, मानव अधिकार आयोग है, बाल संरक्षण आयोग है
है ना, महिला आयोग है, दिव्यांगजन आयोग है, दिव्यांगजन मतलब जो अपाहिज लोग हैं उनकी सेवा शुश्रूषा कैसे की जाए, उनको कैसे बढ़ाया जाए, बाल संरक्षण अधिकार आयोग है, बहुत सारे आयोग हैं। और सरकार एक तरह से और कमेटी और आयोग का गठन करती है जो वह किसी विशेष मुद्दे पर सलाह मशवरा करने के लिए करती है। लेकिन ऐसे आयोग और कमेटी की सिफारिशों पर सरकार की इच्छा है, माने तो माने और ना माने तो ना माने। क्लियर है क्या? इस पर मैंने इसलिए जोर दिया है क्योंकि आगे जब आप पढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर, क्रिस्टल क्लियर होकर के चलेंगी। बात समझ में आई आपको? जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि देश आजाद हुआ था और देश में जो सरकार उस समय चल रही थी, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और भी कई सारे नेता लोग थे, तो उनके सामने आजादी के बाद एक समस्या उत्पन्न हो गई कि अब देश को एक कैसे रखा जाए। कई राजा रजवाड़े कह रहे कि हम तुमसे नहीं मिलेंगे, हम तो अलग देश बनाएंगे। कई कह रहे कि हम तो पाकिस्तान में मिलेंगे। कई कह रहे, कईयन से पूछी कि भैया तुम कहां मिलोगे, बताओ देश में मिलोगे कि नहीं मिलोगे? वो कह रहे बताएंगे। कि कब बताओगे? बता देंगे सोच साच के। बहुत बड़ी समस्या थी, लेकिन जैसे तैसे उन नेताओं ने इस देश को एक करके रखा, बनाया, जिसमें सबसे मेन भूमिका किसकी कही जाती है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। मेन मुखिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो उस मंत्रालय के मुखिया थे, उनने उसमें विशेष योगदान दिया था। लेकिन सहयोग तो बेटा, हाँ, कोई ये कह दे कि मैंने ही अकेले किया या उन्होंने अकेले किया, तो कोई लीड करता है व्यक्ति, तो जो लीड करता है उसका नाम होता है कि भाई देखो इसने कर लिया, है ना। तो जैसे तैसे तो वहां पर भाषा आधारित राज्यों बनाने की मांग की गई थी। तेलुगु भाषा के लोग कह रहे थे। कौन सी भाषा के लोग? तेलुगु। तेलुगु भाषा कहां? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। वो देखा है तुमने? तेलुगु, तेलुगु कौन सी भाषा? तेलुगु भाषा। तो पहले क्या था, तमिल भाषा के लोग और तेलुगु भाषा के लोग एक ही राज्य में रहते थे, हैं? एक ही प्रांत में। नाम था मद्रास। क्या नाम था? आज है क्या मद्रास? आज तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है। तो आपस में विवाद होता था। तो आंध्र प्रदेश के लोगों ने कहा कि देखो अब तो आजाद हो ही गए, तो ऐसा करो कि हमें अलग कर दो। जो जहां जहां तेलुगु की संख्या किसी क्षेत्र में ज्यादा थी, कि इनको हटा करके तमिल स्टेट बना दो, एक तेलुगु स्टेट बना दो। तो सरकार अब कैसे बना दे एकदम से? तो सरकार ने उसकी चेक करने के लिए, जांच करने के लिए बनाए तो कैसे बनाए, और बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। तो धर इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज थे, उनकी कमेटी बनाई। उनने कहा कि चेक करके बताओ। उनने साफ मना कर दिया कि नहीं, ऐसे बनाओगे तो दिक्कतें ज्यादा। भाषा को एक आधार रखो, लेकिन केवल भाषा नहीं होनी चाहिए। फिर बाद में उन्होंने मना कर दिया, फिर और विवाद बढ़ा, फिर अंततः हालांकि बनाना पड़ा सरकार को। फिर सरकार ने दूसरी कमेटी, वो अलग कहानी है, उसमें नहीं जाऊंगा। फिर अंततः जाकर के 1956 में एक नया पास हुआ, फिर नए स्तर से राज्य बना दिए सरकार ने 1956 में नए स्तर से, जिसमें से अपने मध्य प्रदेश भी एक था, जिसकी कहानी मैं आपको बहुत शुरुआत में पढ़ा चुका हूं। तो ऐसे आयोग होते हैं साहब, जो अपन को क्या करने हैं, अभी पढ़ने हैं। कम से कम 7-8 तो पढ़ने हैं। और पढ़ने में हमको शुरुआती तौर पे क्या याद रखना है? शुरुआती तौर पे हमको ये याद रखना है कि बना कब, और संवैधानिक है कि सांविधिक है। ये दो चीजें याद रखनी। समझ में आ रहा है कि पीछे दो चीजें कौन कौन सी? बना कब, संवैधानिक है और या सांविधिक है। और फिर तीसरे नंबर पे हमको रटना है कि यहां में कितने मेंबर होते हैं, ठीक। और अगर जब ये सब रट जाए, बाकी बाद नंबर लगाना कि वर्तमान समय में इसका अध्यक्ष और चेयरमैन कौन है। नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है बात समझ में? कुछ के नाम मैं आपको बताऊंगा, कुछ के नहीं बताऊंगा जानबूझ के, कि जिससे थोड़ा तुम्हारे दिमाग पे भी तो जोर पड़े। घर जाके तुम जब गूगल पे सब कुछ सर्च कर ही लेते हो, तो थोड़ा सा नाम भी सर्च करो। सर्च करके लिखोगे तो लंबे समय तक थोड़ा सा याद रहेगा। जैसे मैं आपको सबसे पहले अगर हम बात करें सबसे पहले अगर हम बात करें तो बात करते हैं कौन से आयोग की बात करें, बताओ कौन सा आयोग पढ़ोगे सबसे पहले? निर्वाचन आयोग पढ़ोगे? चलो ठीक है, मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग। समझना आराम से। मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग, ठीक। देखो भाई मामला क्या है, आर्टिकल 243 का के राज्य निर्वाचन आयोग की बात करता है। कौन से निर्वाचन आयोग की? निर्वाचन छोड़ो, सीधा सीधा पढ़ो, चुनाव आयोग। राज्य चुनाव
आयोग की बात करता है। क्लियर है? मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग फरवरी 1994 में बना। कब बना भैया? और इसके पहले आयुक्त जो थे कौन थे? लोहानी। अभी इतना याद रखो भैया। मध्य प्रदेश में जो निर्वाचन आयोग है मध्य प्रदेश राज्य का, मध्य प्रदेश राज्य के निर्वाचन आयोग के जो वर्तमान, अच्छा, मध्य प्रदेश में जो निर्वाचन आयोग है उसका गठन फरवरी 1994 में किया गया। और इस राज्य निर्वाचन आयोग के जो पहले राज्य निर्वाचन आयोग के पहले आयुक्त जो थे वो कौन थे? एन.बी. लोहानी। एन.बी. लोहानी। कोई बताएगा वर्तमान में कौन है? अरे जिनके पेपर रह गए हैं वो तो कम से कम बताओ यार। मनोज कुमार श्रीवास्तव। पक्का है? तो ऐसे क्यों कर रहे हो? ऐसे तुम्हारा आत्मविश्वास घट क्यों रहा है? देखो बेटा, आराम समझना। एन.बी. लोहानी इसके प्रथम आयुक्त हैं। मध्य प्रदेश चुनाव आयोग 243 का के अनुच्छेद के द्वारा बनाया गया और यह 1 फरवरी 1 फरवरी मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग में केवल एक ही सदस्य होता है, एक सदस्यीय आयोग होता है। कितना सदस्यीय बेटा? एक सदस्यीय। वर्तमान समय में कौन? मनोज भाई साहब, मनोज कुमार श्रीवास्तव कि सक्सेना? चलो श्रीवास्तव, श्री और वास्तव, ये वर्तमान में है। 6 वर्ष का कार्यकाल होता है या 66 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। कोई दिक्कत है क्या इसमें? है? अरे कोई समस्या है क्या? काम क्या है इनका? स्थानीय चुनाव कराना। हाँ तो भाई क्या समझ में आया? मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग जो है फरवरी 1994 में बना एक संवैधानिक आयोग है जिसका उल्लेख संविधान में है। इसके चेयरमैन और जो मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल के द्वारा होती है। और 243 का के में इसका उल्लेख है। राज्य में, मध्य प्रदेश राज्य में एक सदस्यीय आयोग है जिसका काम है कौन से चुनाव कराना। अच्छा एक चीज समझो, तुम्हारे दिमाग में एक चीज ये आनी चाहिए कि सर जो सेंट्रल का निर्वाचन आयोग है और ये जो आयोग है ये उसी तरह से काम करते हैं कि जैसे सुप्रीम कोर्ट हुआ और हाई कोर्ट हुआ और ये हुआ, या फिर दोनों अलग अलग संस्थाएं हैं? आपके दिमाग में ये प्रश्न उठना चाहिए कि सर दोनों अलग अलग संस्थाएं हैं या एक ही संस्था का रूप है। तो मैं कहूंगा कि संवैधानिक तौर पर ये दो अलग अलग संस्थाएं हैं। काम एक ही है, क्या कराना? चुनाव कराना। लेकिन जो केंद्रीय चुनाव आयोग है, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन है, उसका काम है लोकसभा का चुनाव कराना, विधानसभा का चुनाव कराना, विधान परिषद का चुनाव कराना, राज्यसभा का चुनाव कराना, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ऐसे चुनाव कराना। लेकिन जो राज्य चुनाव आयोग है वो स्टेट लेवल की संस्था है। कौन से लेवल की? अगर मध्य प्रदेश राज्य चुनाव आयोग है तो वो मध्य प्रदेश लेवल पे ही काम करेगा। और मध्य प्रदेश के जो लोकल लेवल के चुनाव हैं, मध्य प्रदेश लेवल के लोकल लेवल के चुनाव कौन कौन से होंगे भैया? अरे कौन कौन से होंगे कि सर पंचायत के, सर वो मेंबरी के चुनाव होते हैं गांव में, सर वो नगर निगम, नगर पालिका, जनपद सदस्य, पंचायत, नगर पंचायत, जो भी ये छोटे मोटे चुनाव हैं वो चुनाव कराने का काम किसका है? अरे किसका है? राज्य निर्वाचन आयोग।
किसका है? किसका है भैया? कब है? मतलब हर 5 साल के बाद। अभी 2022 में हुए थे। कब हुए थे? स्थानीय चुनाव कब हुए थे? अरे कब हुए थे? कहा गई अब 2 साल बाद? 27। तो अगर अब नेता लोग अगर तुम्हारे घर ज्यादा आ रहे हैं गांव देहात में, तो समझ जाना कि 2 साल बाद पंचायत के चुनाव फिर से आने वाले हैं। तो अब उसकी तैयारियां उन्होंने चालू कर दी। अरे आप ऐसे कहेंगे कि सर देश में, ऐसे समझो, देश में 2 चुनाव आयोग काम करते हैं। एक को कहते हैं केंद्रीय चुनाव आयोग और एक को कहते हैं राज्य चुनाव आयोग। राज्य चुनाव आयोग और केंद्रीय चुनाव आयोग अलग अलग संस्थाएं हैं, अलग अलग आर्टिकल्स में उनका उल्लेख है। ठीक। राज्य चुनाव आयोग स्थानीय चुनाव की जिम्मेदारी रहती है, उसके ऊपर पूरी तरह से उसको स्थानीय चुनाव कराने होते हैं। स्टेट लेवल पर उसकी पावर होती है, स्टेट लेवल पर वो काम करता है। तो मध्य प्रदेश में स्टेट इलेक्शन कमीशन की स्थापना जो है वह 1994 में की गई थी, और जिसके पहले जो मुख्य आयुक्त थे, और इसमें एक ही सदस्य होता है। कितना सदस्य है? 1 सदस्यीय आयोग है। संवैधानिक है कि नहीं? है। कौन करता है नियुक्ति? कौन करता है? कौन करता है? राज्यपाल। एनबी लोहानी इसके पहले अध्यक्ष, मतलब पहले आयुक्त हैं। और वर्तमान में कौन है? मनोज कुमार श्रीवास्तव। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत है इसमें? याद हो जाएगा। अब मैं अगर आपको यहां पर मैं लिखाना स्टार्ट कर दूं कि जैसे एनबी लोहानी है, फिर गोपाल शरण करके एक दूसरे व्यक्ति थे, अगर मैं इनकी लिस्ट बनाना चालू करवा दूं आपको, अभी जैसे वर्तमान में कौन है बेटा? मनोज कुमार। इनसे पहले थे बसंत प्रताप सिंह। कौन था? इनसे पहले देखो एनबी लोहानी अगर सीरियल से चलें तो नई स्लाइड पे देखते हैं, चलो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे आप। देखो सबसे पहले कौन है? एनबी लोहानी। वर्तमान के कौन है? मनोज कुमार श्रीवास्तव। याद करने का तरीका है ये याद करने का बढ़िया तरीका है। समझ में आ रहा है? अच्छा, इनसे पहले कौन थे? बसंत प्रताप सिंह। अच्छा, पहला कौन था? एनबी लोहानी। एनबी लोहानी। एनबी लोहानी के बाद कौन थे? गोपाल शरण शुक्ल। इनके पहले थे आर परशुराम। फिर थे अजीत रायजादा, और इनसे पहले थे आदित्य विजय सिंह। अब ये याद करने से पहले अगर अब आप इनको रटना अब मैं इनका समय भी बताना चालू कर दूं तो दिमाग तुम्हारा क्या हो जाएगा? पका जाएगा कि क्या 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 याद करें। स्टेप बाय स्टेप चलना होता है बेटा, इसलिए मैं बचता हूं आपको यहां पढ़ाते वक्त ज्यादा डाटा देने से बचता हूं। आप समझिए टॉपिक, उसके बाद आपको नोट्स जो हम टेलीग्राम ग्रुप में भेजते हैं, कपिल सर जीएस वाले करके, जो टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है अपन ने, उसमें आपको प्रॉपर कब से कब तक कौन रहा, कैसे रहा, वो सब डिटेल मिल जाएगी। अच्छा, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग कितना सदस्यीय है? तो ऐसे बोलो ना कि सर एक पहल। अच्छा, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग बना कब? 94 फरवरी 1900। पहला चुनाव आयुक्त कौन था मध्य प्रदेश का? एनबी। वर्तमान में कौन है? इनसे पहले कौन था? बसंत प्रताप सिंह। कोई दिक्कत? काम क्या है इस निर्वाचन आयोग का? लोकल बॉडी के चुनाव कराना, जो अभी अपन लोकल बॉडी पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद। कहा याद, और कहा रहेगा वहां में आर्टिकल
243। अच्छा, जो राज्य के पंचायत के चुनाव कराता है होते हैं वो अलग आर्टिकल से होते हैं, और शहरों के चुनाव होते हैं वो अलग आर्टिकल से होते हैं 243 में ही। नहीं आई बात समझ में? समझो, संविधान में आर्टिकल है, अनुच्छेद है बेटा, टोटल है 395, मूल 395, लेकिन उसमें सब कैटेगरी बढ़ गई है। जैसे 243 का 243, फिर 243 का ए, 243 का बी, 243 का सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जेड तक, फिर जेड खत्म हो गया, 243 का जेड ए, 243 का जेड बी, 243 का जेड सी, फिर खत्म हो गया 243 का जेड जेड, फिर स्टार्ट हो गया 243 का जेड जेड, ऐसे करके वो ए का बी, ऐसे सब क्लॉज ज्यादा हो गए संविधान में। मैं एक समझा रहा हूं उदाहरण देके। तो 243 में ही पंचायत के चुनाव और 243 में ही शहरों के। पंचायत काय के लिए? गांव के लिए। और शहर तो शहर, अरे जिस क्षेत्र की भूमि के लोग, मानव लोग कृषि कार्यों में कम लिप्त होते हैं, जिनकी जीविका जो है वो कृषि कार्य में कम है, तो ऐसी आबादी वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? गांव की स्थितियां तेजी से कम होती जा रही हैं, शहर तेजी से, अब पता नहीं जब शहरी शहर हो जाएंगे तो आदमी खाएगो का है, पत्थर खाएगो का ईंटा खाएगो। जब गांव ही नहीं बचेंगे, जब कृषि नहीं बचेगी, तो क्या खाओगे? धूरा। अब तो अपने शहर में पूरे में धूरा ही धूरा उड़ रही है भैया, जहां चले जाओ वहां धूरा 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 धूरा। ये समझ में आया कि आपको? राज्य निर्वाचन आयोग समझ में आया? आगे बढ़े, चलो। कितना याद है जो पढ़ाया अभी आपको अभी जो भी पढ़ाया वो अभी कितना याद है आपको दिमाग में है? कह दो सर बहुत है, अभी तो पूछ लो, नहीं बता देंगे अभी सब। कितना याद है ना? ऐसे ही पढ़ा जाता है बेटा, लंबे समय तक। हमारा मामला यह है कि लंबे समय तक हमको चीजें स्टेबल रहें दिमाग के अंदर। रटना ही तो है, तो रट तो अपन फिर कैसे भी लो। जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो अब आप इतनी पतली किताब पढ़िए या इतेक पतली पढ़िए, बात बराबर बैठती है। और जब समझ में नहीं आया तो आप रट रट के मर जाना, आपको कुछ भी याद नहीं होने वाला। जैसे मध्य प्रदेश में बहुत महत्वपूर्ण जो आयोग है मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग, ठीक। एमपी लोक सेवा आयोग जिसको बोलते हैं, राज्य तो मैंने जोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो एमपी को एमपी और लोक को पब्लिक मतलब लोक, सर्विस मतलब एस, कमीशन मतलब सी, मतलब एमपी पीएससी। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लो, समझिए, पुरानी थोड़ी सी कुछ बातें समझिए, उसके बाद रट लीजिए, बात खत्म। देखो भैया, अपन को उल्लू बनाकर के गुलाम बनाया किसने? अंग्रेजों ने। अपन यहां तो कौन होता था? अपन यहां तो होते राजा, ठीक। ग्वालियर को राजा झांसी के राजा से बात नहीं कर रहा हो, झांसी को राजा को दूसरे राजा से बात नहीं कर रहा हो, ग्वालियर को अपने अपनी सीमाएं, अपने अपने राज्य, ये था कॉन्सेप्ट। अगर ग्वालियर के राजा का कोई व्यक्ति मान लो किसी दूसरे राजा के यहां गया, ऐसा उदाहरण दे रहा हूं मैं, काल्पनिक कहानी बना करके, जिसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। अगर संबंध निकलता है तो वह महज एक संयोग होगा। जैसे मान लो कि ग्वालियर का कोई राजा है और वह यहां का कोई व्यक्ति मान लो कि भोपाल साइड गया, भोपाल का कोई और राजा है, तो यहां का राजा का जो क्षेत्र है वो अलग देश है, और भोपाल के राजा का जो क्षेत्र है वो अलग देश है। तो जा रहे हैं तो परमिशन लेनी पड़ रही है, वहां अलग कानून चल रहा और यहां अलग। तो पहले तो यही कॉन्सेप्ट था। फिर आए अंग्रेज, अंग्रेजों ने भाई साहब चाल खेली, और चाल खेलने के बाद ना भोपाल के राजा देखे, ना ग्वालियर के, और ना कहूं के, बिन्ने तो भैया एक तरफ से सबको अपना अधीन कर लिया। और जब सत्ता उनके पास आ गई तो वो नियम किसके चलाएंगे?
आप ही तो चलाएंगे कि तुम्हारे चलाएंगे? अब उनके जहां जो नियम चलते थे उनने जहां लागू कर दिया। उनने कहा देखो ऐसा है, राजा रजवाड़ों के जो लोग हैं वो नहीं करेंगे काम, तो कोई कौन करेगा काम? कि हमारे लोग करेंगे काम। तो हमारे लोग काम करेंगे तो वो कहलाएंगे अधिकारी, ऑफिसर। उन्होंने अधिकारी बनाना चालू करे। तो शुरुआत में जो अधिकारी बनाए वो सब इंग्लैंड से आते थे, वहां से नियुक्ति हो जाती थी, यहां आ जाते थे, यहां नौकरी करने लगते थे। या जो नियुक्ति युक्ति पत्र होता था वो सब ऊपर से आ जाता था, जैसे यहीं कोई अंग्रेज पैदा हुआ उसी को उन्होंने अधिकारी बना दिया। कोई परीक्षा वरीक्षा नहीं होती थी। फिर शुरुआत में उन्होंने परीक्षा लेना चालू किया। सबसे पहले मैं बहुत पीछे से लेकर के वर्तमान तक लेके आऊंगा आपको, जिससे आपका कॉन्सेप्ट बने। फिर अंग्रेजों ने पेपर कराना चालू किया साहब। क्या कराना चालू किया? क्या? अधिकारियों के लिए। और शुरुआती तौर पर उन्होंने भारतीय जो लोग थे उनको उस पेपर में बैठने की अनुमति नहीं दी। वो कहते थे हमारे लोग ही होंगे, वही अधिकारी बनेंगे, वही तुम पे शासन करेंगे। अब भैया जैसे जैसे उनका काम बढ़ता जा रहा था, क्षेत्र उन पर कब्जा हो गया, उनने अपने अधिकारी बनाना चालू किए। तो पहले परीक्षा नहीं होती थी, सीधा नाम आता था, बन जाता था। फिर उन्होंने कहा कि अगर योग्य चाहिए तो अपन को क्या करानी पड़ेगी? परीक्षा। तो फिर अधिकारी बनाने के लिए वो परीक्षा करने लगे। ठीक, सुनते चलना। फिर अब परीक्षा सरकार कराए तो ये में भी मिसमैच हो रहा था। तो उन्होंने कहा कि एक ऐसी कमेटी बना दो, ऐसी संस्था बना दो जिसका काम केवल क्या हो? अच्छे से परीक्षा कराना, बढ़िया से परीक्षा कराना, ईमानदारी से परीक्षा कराना। फिर भारतीयों को भी उस परीक्षा में शामिल करने लगे और उस परीक्षा को बोलने लगे इंडियन सिविल सर्विसेज। क्या बोलने लगे? इंडियन सिविल सर्विस। अधिकारी होने लगे। अधिकारियों के पास पावर आ गई, जमींदारों से ज्यादा पावर थी उनके पास। तो अधिकारियों का बोलबाला, इंडियंस भी इसमें शामिल होने लगे। इंडियंस ने भी दिया, जैसे हमारे यहां जो सुभाष चंद्र बोस जी जो थे उन्होंने भी आईसीएस परीक्षा पास करी, और पास करी और इस्तीफा भी दे दिया। तो वो ये दिखाना चाहते थे कि हम अंग्रेजों से, हाँ बहुत बुद्धि है हमारे अंदर। उन्होंने कहा हम करनी नहीं है नौकरी, हम तो केवल देने। वही आईसीएस परीक्षा आजादी के बाद बनी आईएएस। ठीक। और जो अंग्रेजों ने एक संस्था बनाई थी पेपर कराने के लिए, वही हमने संविधान, मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं क्योंकि जब संविधान पढ़ाऊंगा तो डिटेल में बताऊंगा। अभी केवल एक आपका एक क्या बन जाए, एक कॉन्सेप्ट बन जाए कि ये क्या है सर। ये हम देख तो रहे हैं सर रीलों में कि ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी या देखेगा दोनों। तो सर कैसे दिखाएं, कैसे होता है पेपर, क्या होता है ये? ठीक। तो मैं समझा इसलिए आपको इसलिए रहा हूं क्योंकि आप ज्यादातर नए बच्चे हैं, फ्रेशर हैं, एकदम 12वीं पास करके आए, कम जानकारियां हैं। तो भैया अंग्रेजों ने जो संस्था बनाई, अंग्रेजों ने जो एग्जाम प्रणाली बनाई अधिकारियों को नियुक्त करने की, आजादी के बाद हमने बड़े अधिकारियों को नियुक्त करने के लिए वो व्यवस्था जारी रखी। बस उसको अपने हिसाब से चेंज कर दिया। अंग्रेज कुछ दूसरे हिसाब से लेते थे, अपन ने अपने हिसाब से चेंज किया। जो शुरुआत में अंग्रेज अधिकारी बनते थे तो उसकी परीक्षा लंदन में ही होती थी, चाहे इंडियंस दें चाहे अंग्रेज दें। कहां दे जावे देने पेपर तुम्हें? वहीं जाने, इंग्लैंड में देवे। लेकिन बाद में जब पहली बार कहा कि भाई भारत में कराओ, अब भारतीयों को भी मौका दे रहे हैं, तो इलाहाबाद में होती थी परीक्षा। कहां होती थी? इलाहाबाद, जिसको अपन आजकल क्या कहते हैं? प्रयागराज, है ना। तो इसीलिए इलाहाबाद एक जमाने में आईएएस की फैक्ट्री हुआ करता था। क्यों? क्योंकि वहां बहुत पहले से क्या हो रहा था? अधिकारियों का पेपर। आजाद हुए, हमने अपने हिसाब से संविधान में इनको रखा, और संविधान में ही हमने रखा दो तरह के आयोग। एक को कहते हैं सेंट्रल लेवल का जो आयोग होता है, वो कौन सा होता है? और सब स्टेट लेवल पर भी होगा। स्टेट लेवल पर जो होंगे उनकी नियुक्तियां, और सेंट्रल लेवल पर सबकी नियुक्तियां राष्ट्रपति। तो शायद आपको समझ में आया होगा। यूपीएससी और एमपीपीएससी दो संस्थाएं। यूपीएससी सेंट्रल लेवल के बड़े बड़े अधिकारी, ए क्लास बी क्लास के जो अधिकारी हैं, उनकी नियुक्ति के लिए अलग अलग तरह की वैकेंसीज निकालती है। पेपर कराने का तरीका कैसे होगा, क्या होगा, यह सब कुछ निर्णय लेने का अधिकार किसका है? यूपीएससी का। तो उनमें ही प्रशासनिक स्तर के अधिकारी हो, चाहे पुलिस स्तर के अधिकारी हो, चाहे इंजीनियरिंग लेवल के बड़े अधिकारी हो, बड़े अधिकारियों के एग्जाम अधिकतर सेंट्रल लेवल पर कौन कराता है? यूपीएससी। और स्टेट लेवल पर कौन कराता है? स्टेट पीएससी। और ये आयोग जो है पेपर कराने वाले, ये दोनों आयोग जो हैं, ये कैसे हैं? संविधान में उल्लेख है तो कैसे हैं बेटा? ये संवैधानिक है। तो मतलब अगर यहां से अगर कोई इनके द्वारा कराए गए पेपर को अगर कोई पास करके जा रहा है तो वो बहुत बड़ी पोस्ट पर एक तरह से जा रहा है, बहुत पावरफुल पोस्ट पर जा रहा है।
जैसे अब थोड़े से व्यवहारिकता पे आते हैं, प्रैक्टिकली आते हैं। मध्य प्रदेश सरकार के अलग अलग विभागों में बड़े बड़े अधिकारियों की पोस्ट खाली है, मान लीजिए, ठीक। तो बड़े बड़े अधिकारियों की पोस्ट खाली है, तो वो एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए नोटिफिकेशन, मतलब अपना वो भेजेगा खाली पदों के लिए एमपीपीएससी के पास कि भैया एग्जाम करा लो, इतनी वैकेंसी है, कब कैसे क्या कराओगे। तो फिर एमपीपीएससी की जिम्मेवारी है कि उसका एग्जाम कैसे होगा, क्या सिलेबस होगा, किस तरह से लिया जाएगा, 3 स्तर में होगा, 2 स्तर में होगा, किस तरह से होगा। तो एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी के अलावा भी कई पोस्टों पर एमपीपीएससी वैकेंसी निकालती है, जिसका स्टेटस थोड़ा सा ऊंचा होता है। कुछ पल्ले पड़ रहा है आपको। और ये आयोग जो है वो साल भर की रिपोर्ट भेजते हैं। अगर यूपीएससी है तो किसको रिपोर्ट भेजेगा, और स्टेट पीएससी है तो किसको रिपोर्ट देगा, राज्यपाल को। क्लियर है क्या? ये थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट बना होगा कि भैया अधिकारियों की नौकरियां का पेपर कराना चालू किया था अंग्रेजों ने, और समय के साथ उसमें मॉडिफिकेशन करते चले गए, संस्था बन गई जिसका काम ही केवल क्या है कि भैया पेपर कराओ। और अब तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर पेपर तो एसएससी भी करा रही है, लेकिन वो संवैधानिक आयोग नहीं है। वो सरकार ने बनाया है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, लेकिन उसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, वो संवैधानिक नहीं है वो भी उसका काम भी है, लेकिन टॉप क्लास के जो वरीयता, जैसे एनडीए का एग्जाम होता है वो यूपीएससी कराती है, ठीक। सरकारी वकीलों का एग्जाम होता है जिसको अपन एडीपीओ बोलते हैं, वो राज्य लेवल पर, वो कौन कराता है, स्टेट पीएससी कराती है। कॉलेजों में जो प्रोफेसर पढ़ाने जाते हैं, जिनको गैजेटेड ऑफिसर का दर्जा होता है, उसका पेपर भी कौन कराता है, स्टेट पीएससी कराती है। तो कहने का अर्थ यह है कि 1 क्लास और 2 क्लास के जो अधिकारियों का पेपर कराना इनकी जिम्मेवारी है। सिलेबस आदि तैयार करना, अपने हिसाब से किस प्रकार से तुम पेपर कर रहे हो वो सब करना, ये इन आयोगों की जिम्मेवारी है। तो हमारा मध्य प्रदेश बना कब, हमारा मध्य प्रदेश बना 1956 में। तो हमारे राज्य का लोक सेवा आयोग भी कब बना होगा, 1956 में। पीएससी के बारे में भी मैंने कल आपको डिटेल में बताया था, है भैया अधिकारी बन जाता है आदमी, लाइफ सेट हो जाती है, बढ़िया जलवा हो जाता है, ठीक। और मेहनत करेगा तो वो बनेगा, सिंपल सी कहानी है। हमने मेहनत नहीं करी तो देखो हम नहीं बन पाए, और क्या, हमारे साथ वाले कई सारे बन गए, बढ़िया, कोई डीएसपी हो गया, कोई कहीं कोई को हो गया, कहीं कोई कोई हो गया। तो पेपर होता है, इनका काम है पेपर कराना, ठीक। राज्य लोक सेवा आयोग मध्य प्रदेश का, जिसके पहले अध्यक्ष क्या बात है भैया, कौन है, जिसके पहले अध्यक्ष डीवी रेगे, वर्तमान अध्यक्ष राजेश लाल मेहरा, और एमपीपीएससी का जो मेन जगह है वो कहां पर है, मुख्यालय इंदौर, भोपाल में नहीं है, ठीक। संविधान के अनुच्छेद 315 के अनुसार संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 315 के अनुसार केंद्र के लिए यूपीएससी, राज्यों के लिए स्टेट पीएससी होगी, जिसका काम होगा राज्य स्तर के मुख्य अधिकारियों के परीक्षा आदि आयोजित करना, सेंटर कहां होगा, सिलेबस कैसे होगा, ये सब आदि करना। समझ में आ रहा है भाई? राज्य लोक सेवा आयोग का गठन कौन से आर्टिकल से, 300 मध्य प्रदेश के पहले राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, हैं? अच्छा, अपन कहेंगे इसको एमपीपीएससी, क्या बोलेंगे अपन इसको, एमपीपीएससी। मुख्यालय कहां पर है, इनकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल,
क्लियर है क्या भाई? जब संविधान पढ़ाया जाएगा, मैं बार बार कह रहा हूं, डिटेल में पढ़ाया जाएगा कि इनके अध्यक्ष कैसे हटते हैं, क्या होता है, यूपीएससी कैसे काम करती है। अभी थोड़ा थोड़ा समझ लो। राज्यपाल के द्वारा नियुक्तियां होती हैं, ठीक, और 6 साल या 62 साल जो भी पहले हो जाए, 6 साल और 62 साल जो भी पहले हो जाए, ठीक। अच्छा, राज्य लोक सेवा आयोग का गठन 1956 के एक्ट की धारा 118 के 3 के तहत किया गया। कौन सा एक्ट था? राज्य पुनर्गठन अधिनियम। ये नए बच्चों को समझ में नहीं आया होगा, जो अभी 2-3 दिन पहले आए हैं। नहीं आया ना? अब देखो अभी आएगा समझ में। अभी बोलोगे आप सर ओके रिपोर्ट, ओके समझ में आया तो बोले ओके रिपोर्ट, समझ जाना। देखो बेटा, 1956 में भारत सरकार के द्वारा एक एक्ट पास किया गया जिसको अपन कहते हैं राज्य पुनर्गठन। पुनर् का मतलब दोबारा, राज्य पुनर्गठन मतलब राज्यों का क्या हो रहा है? दोबारा से गठन हो रहा है। तो भारत में 1956 में पूरे भारत के राज्यों को दोबारा से बनाया गया था। तो उन्हीं में से एक अपना कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश भी कौन से एक्ट से बना? 1956 वाले एक्ट से बना। तो उस एक्ट के अंदर धाराएं थी, सेक्शन था। तो उन धाराओं में से कौन सी धारा से अपन ने लोक सेवा आयोग बनाया? 118(3). मध्य प्रदेश 1956 में बना के नहीं बना, 1 नवंबर 1956 को। कौन से एक्ट के द्वारा बना? कौन से एक्ट के द्वारा बना? 1956 का राज्य पुनर्गठन आयोग, ठीक, वो सॉरी राज्य पुनर्गठन अधिनियम। उस अधिनियम से हमारा मध्य प्रदेश बना, और उसी अधिनियम की धारा 118 से हमने क्या बनाया? राज्य लोक सेवा आयोग, जिनमें अध्यक्ष सहित 5 लोग होते हैं। वर्तमान में कितने लोग हैं? अध्यक्ष सहित कितने लोग हैं? अध्यक्ष सहित कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। कितने लोग हैं भैया? 5 लोग हैं, ठीक है। ठीक, 1973 में संशोधन करके 5 लोग बनाए गए। एक चीज और, लोक सेवा आयोग जो है, इसके द्वारा एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई। डॉक्यूमेंट्री लॉन्च की गई 2023 में, जिसका नाम है प्रदीप्ति। अब ये फैक्ट आपको समझ में नहीं आया होगा, सुन लो। डॉक्यूमेंट्री होती है एक शॉर्ट फिल्म टाइप, ठीक, जिसके बारे में किसी भी मुद्दे पर बनाई जाती है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक डॉक्यूमेंट्री लॉन्च करी 2023 में, जिसमें यह बताया गया कि जो लोग तैयारी करने वाले जो लोग हैं, लोक सेवा आयोग के माध्यम से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उस एग्जाम को देना है, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना कि कैसे कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको, क्योंकि बड़ा एग्जाम है, कई लोगों को डर लगता है कि भाई हम कैसे निकलेगा, तो उस सब के बारे में अवेयरनेस फैलाना, जागरूकता करना, उनको, उनके भय को कम करना। उसके लिए लोक सेवा आयोग ने एक डॉक्यूमेंट्री तैयार करके लॉन्च करी, जिस डॉक्यूमेंट्री का नाम क्या है? क्या नाम है? प्रदीप्ति। क्या नाम है? प्रदीप्ति। अच्छा, आपसे पूछ लेगा प्रदीप्ति नाम की डॉक्यूमेंट्री किस संस्था की, तो आप कह दोगे एमपीपीएससी की। क्यों बनाया गया? कि भैया जो भी एस्पिरेंट हैं, जो भी तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं, उनको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देने के उद्देश्य से 2023 में लॉन्च की गई। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन 1956 के एक्ट की धारा 118 के 3 के तहत किया गया। पहले अध्यक्ष जो थे वो डीवी रह गए, और वर्तमान समय में जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? राजेश लाल मेहरा। इसका मुख्यालय जो है वो इंदौर में है, और इसके मुख्यालय के सामने एक क्रांतिकारी की समाधि स्थल है, जिन्होंने 1857 की क्रांति में स्वतंत्रता सेनानी रहे, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, शहादत खान। तो पूछा जाता है कि इंदौर में स्थित राज्य लोक सेवा आयोग के मुख्यालय के सामने किस स्वतंत्रता सेनानी की समाधि है? तो आप बोलोगे किसकी है? शहादत खान की। इंदौर है। कुछ समझ में आया क्या? कुछ अल्ले पल्ले पड़ा? 2 आयोग पढ़ लिए अपन ने संवैधानिक। अब आपको आयोग जो है वो ग्रुप में हम भेजेंगे, आज टेलीग्राम ग्रुप में पढ़ लेना, थोड़ा सा देख के आना। कल, आज यहीं छोड़ रहे हैं आपको, ठीक है? कल मिलते हैं आपसे। कल इस टॉपिक को खत्म करने, छुट्टी मत करना। ओ सुन लो हीरो, छुट्टी मत करना,
कल आपको पंचायत और नगर निगम पढ़ाएंगे डिटेल्ड में, ठीक। उसके बाद 2-3 दिन और पढ़ाएंगे टॉपिक, उसके बाद खत्म, फिर कुछ और देखेंगे। बेटा